नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मित्रगण स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में लग रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी मित्रगण, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो मराठा साम्राज्य के बारे में होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी मैं आपके सामने लाया हूं और कौन थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उसकी गाथा हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मराठा साम्राज्य की कुछ पद्धतियां हैं, कुछ और टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। कोशिश करूंगा 2 से 3 क्लास में मराठा साम्राज्य आपका समाप्त करवा दूं और मराठा साम्राज्य के बाद हम जो पढ़ेंगे वो एक अनोखी कहानी होगी और उस कहानी को हम यूरोपियंस के आगमन से लेकर के चलेंगे और यूरोपियंस जो भारत में आए थे वो किस प्रकार से और कैसे कैसे आए, वो सारी कहानी हम लेकर के चलेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य की, जैसा कि आप जानते हो जो हमारा बैच है मिशन इंद्रप्रस्थ, उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही मिडेवल इंडिया में समाप्त करवाऊंगा, बैच मिशन इंद्रप्रस्थ भी वहां पर समाप्त होगा और यूरोपियन आगमन के तहत हम एक नए बैच का निर्माण करेंगे, एक नया नाम देंगे अपने बैच को, फिर आगे लेकर के चलेंगे। प्यारे मित्रगणों, जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी मेरे विद्यार्थी, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे मित्र जो मेरे चैनल से जुड़ते हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और उन सभी से अनुरोध करता हूं कि वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और जितनी भी क्लासेज आती हैं उन सभी को आप शेयर करते रहा करें। मैं क्षमा चाहूंगा कि 2 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कोई कारण हो जाते हैं, टेक्निकल इश्यू भी हो जाते हैं और बहुत सारे रीजन हो जाते हैं जिसके कारण एक आध बार क्लास नहीं हो पाती है। तो आप घबराना मत, क्लासेस आपके लगातार रहेंगी, हम आपको मध्य रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, हम कंटिन्यू आपको लेकर के चलेंगे क्योंकि आपकी उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं और हमारी आपसे जुड़ी हैं, इसलिए हम एक दूसरे की उम्मीदों को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे मित्रगणों, आज का टॉपिक हमारा हम लेकर के चलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। कौन थे छत्रपति शिवाजी महाराज, कहां से आए और कैसे आए, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले जैसे कि हर बार की भांति हम अपने क्लास को शुरू करने से पहले डिस्कस करते हैं अपनी चीजों पर, ये रूटीन है तो इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि अपना जो चैनल है वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट है, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, और जो आपका बैच है वो मिशन इंद्रप्रस्थ, जिसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे। तो सुनिए मुझे, आप मुझे सुनोगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है मराठा साम्राज्य। जो हमारा कोर्स है वो यूपीएससी के इन चीजों के लिए होता है, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, सीएपीएफ के लिए, सीएससी के लिए एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है। उन सभी के लिए जीएस प्रिपेयर आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। जितने भी जीएस के पोर्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आपकी जीएस उंगलियों पे मजबूत करवाने का काम मैं करूंगा। अब आपकी जो जीएस है वो उंगलियों पे होगी, आपको आसान भाषा में जीएस सिखाने का काम मैं करूंगा। बस आप उस आसान भाषा में जीएस को सीखते हुए आगे बढ़िए और उस आसान भाषा का लुत्फ उठाइए। क्या है जीएस, उसको आपको पढ़ना, बहुत आसान भाषा में हमें जीएस करनी है। अब तक जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता था वो सब्जेक्ट बहुत आसान लगेगा। मैं आप लोगों के लिए ही ये आसानी कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, मराठा साम्राज्य, राइज ऑफ मराठा, राइज ऑफ मराठा, मराठाओं का उदय। इधर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत खत्म हुई थी और मुगलों का उदय हुआ था और जैसे ही मुगलों का उदय हुआ तो मुगलों के उदय के बाद मुगलों का पतन हुआ और मुगलों के पतन के साथ ही एक नया साम्राज्य उभर करके आया जिसको नाम दिया गया था मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य जो आया था उसकी कहानी हमें पढ़नी है, मराठाओं का इतिहास क्या रहा। भारत में एक अमिट अप्रभुत्व छाप छोड़ने वाला मराठा साम्राज्य
आखिर कैसा रहा इसका साम्राज्य और किस प्रकार से प्रभुत्व रहा, मैं आपको मराठा साम्राज्य तीन चरणों में पढ़ाऊंगा। दो का नाम नहीं है, तीन चरणों में। एक चरण जब छत्रपति होंगे, जब छत्रपतियों का राज होगा, और दूसरा चरण जब पेशवाओं का राज होगा, और तीसरा चरण जब आंग्ल मराठा युद्ध होंगे। तीनों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। पहले चरण में मैं छत्रपतियों का राज ला रहा हूं, दूसरे चरण में मैं आपके सामने शिवाजी के उत्तराधिकारी और पेशवा काल लाऊंगा, और तीसरे चरण में मैं आंग्ल मराठा युद्ध लेकर के आऊंगा। तो आप सभी को बड़े धैर्य से और शांति प्रिय तरीके से इस क्लास को देखना है, ठीक है, और क्लास को आगे लेकर के चलना है और बढ़ाना है। सबसे पहली बात, जब मराठा साम्राज्य की बात आती है तो जो तस्वीर आप सामने देख रहे हो, इसे बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, इन्हीं के राज में मराठा आगे बढ़े थे। बड़े रोब के साथ बैठे थे मराठा, और मराठाओं के उदय का कारण रहे छत्रपति शिवाजी महाराज। इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में पुणे शिवनेरी किले में हुआ। पुणे में एक शिवनेरी किला है महाराष्ट्र के अंदर, वहां शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम शहाजी और माता का नाम जीजाबाई था। इनके पिता शहाजी और माता जीजाबाई हुआ करती थी, और उन्हीं का ये पुत्र था छत्रपति शिवाजी महाराज। कितना रोब है नाम में, बोलते भी नहीं बन पा रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज, गले में इतना मतलब दबाव पड़ता है इस नाम को लेकर के कि एक ये मान लो कि दृढ़ता का एक प्रतीक नजर आता है कि भाई कितने महान शासक रहे होंगे। तो आइए इनकी कहानी को लेकर के चलते हैं। इनके पिताजी जो थे वो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे। शहाजी के पास पूना एवं बेंगलोर की जागीरें थी। इनके पिताजी बीजापुर का जो सुल्तान था, उनके यहाँ सरदारी किया करते थे, वहां नौकरी करते थे। उनके पास दो जागीरें थी, और उन दो जागीरों का नाम था पूना और बेंगलोर। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की माता एक योद्धा थी, माता भी योद्धा थी, और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया था, जैसे रामायण व महाभारत। और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर योद्धा बनने की नींव बचपन में ही रख दी थी। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज की माता उनकी पहली गुरु थी। इनकी माता खुद एक योद्धा थी, और वो योद्धा थी और धार्मिक विचारधारा की भी महिला थी। उन्होंने अपने बेटे को धार्मिक विचार दिए, धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया, और धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान के साथ साथ उन्होंने इसको योद्धा बनने की एक प्रक्रिया आरंभ कर दी, और बचपन में ही इसके योद्धा बनने की नींव उन्होंने रख दी। और वो जो इनको सिखा रही थी वो इनकी पहली गुरु थी, और वो कोई और नहीं थी, वो इनकी माता थी। तो इनकी पहली गुरु इनकी माता थी, और इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास हुआ करते थे। उनका भी जिक्र हम करेंगे। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। ये देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? रामदास। ये जो बैठे हुए हैं संत, ये बाबा रामदास हैं, और ये उनके शिष्य हैं। और गुरु रामदास के पास ये जो आराधना कर रहे हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। ये कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज, CPSM, छत्रपति शिवाजी महाराज। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का 1640 ईस्वी में 1640 में विवाह हो जाता है। किनके साथ? साई बाई निम्बालकर से। साई बाई निम्बालकर से इनका विवाह हो जाता है। जो सामने आप तस्वीर देख रहे हो, ये छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। और ये उनकी धर्म पत्नी, या मैं कहूं साई बाई निम्बालकर है। कौन है? साई बाई निम्बालकर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1640 में इनका विवाह हुआ था, और इनके धार्मिक आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। लेकिन पूछ लिया जाए छत्रपति शिवाजी का प्रथम गुरु कौन था,
तो उनकी माता थी। पहला गुरु कौन था? उनकी माता थी। अब ध्यान से सुनना, छत्रपति शिवाजी महाराज के अभियान, इन्होंने पहला अभियान बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध किया था। जहां इनके पापा सरदारी किया करते थे वहीं इन्होंने पहला अभियान चला दिया। दूसरा, 1647 में इन्होंने कोंढाना के किले को एवं चाकन के किले को जीता। कोंढाना और चाकन दो किलों को जीता, और कोंढाना की कहानी 1670 में मशहूर रही, बताऊंगा। ठीक, 1646 में इन्होंने तोरण के किले को जीतकर उस पे अपना अधिकार कर लिया था, और इसी वर्ष उन्होंने मुरम्बगढ़ का किला जीता। 1646 में उसने मुरम्बगढ़ और तोरण को जीत लिया। 47 में कोंढाना जीता और सबसे पहले बीजापुर जीता। इन्होंने पुरंदर का महत्वपूर्ण किला भी जीता। इन्होंने पुरंदर के किले पर अटैक कर दिया और उस किले को भी जीत लिया। तो ये अभियान किसके थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के थे। इतने में ही ये शांत नहीं हुए और इससे आगे भी ये अपने अभियानों को लेकर के चल रहे थे। इससे आगे इनके अभियान क्या रहेंगे उसका जिक्र हम करें तो देखिए ध्यान से, जब आदिल शाह को महाराज शिवाजी के बढ़ते विजय क्रम के बारे में सूचना मिलती है, तब आदिल शाह द्वारा महाराज शिवाजी के पिता को कैद कर लिया गया था। क्योंकि आदिल शाह जो था उसको पता चल जाता है कि शिवाजी लगातार विजय से विजय प्राप्त कर रहा है, विनर पे विनर बने जा रहा है, तो इसके पिताजी वहीं नौकरी किया करते थे और इसके पिताजी को आदिल शाह ने क्या कर लिया? कैद कर लिया। कैद करने के बाद शिवाजी ने अटैक करने बंद कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि स्थिति कमजोर है और फिलहाल हमें अटैक बंद करने हैं क्योंकि हमारे पिताजी उनकी कैद में हैं। और इन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उनके पिता आदिल शाह के कैद से रिहा होते हैं तो छत्रपति तुरंत अटैक कर देता है और फिर जीतना आरंभ कर देता है और अपने पिता को बचा लेते हैं। इनके पिता शाहजी जैसे ही आदिल शाह की कैद से रिहा हुए, उसके बाद महाराज शिवाजी ने पुनः अपने आक्रमणों को शुरू कर दिया और फिर से किलों को जीतने का कार्य शुरू कर दिया। जैसे पिताजी रिहा होते हैं लगातार अटैक पटैक करता चला जाता है और सभी को हराते हुए पुनः किलों को जीत लेता है। दोबारा से ये किले जीतना आरंभ करता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो छत्रपति शिवाजी था, 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज का पहली बार मुगलों से संघर्ष हुआ था। 1657 में पहली बार मुगलों से लड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इसमें मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा। शिवाजी महाराज के अधिकारों ने 1657 में अहमदनगर, जो कि उस समय मुगलों के अधिकार क्षेत्र में आता था, वहां पर अपना अधिकार हस्तक्षेप कर दिया और इसके साथ साथ जुनार के क्षेत्र पर भी अपना हस्तक्षेप कर दिया। इसने मुगलों के साथ पहली बार संघर्ष किया। कब? 1657 में। और दो जगह अहमदनगर और जुनार दोनों के अंदर इंटरफेयर कर दिया। और जैसे ही अहमदनगर और जुनार में इंटरफेयर करता है तो मुगलों के कानों तक ये बात पहुंचती है कि भाई साहब ये बंदा कौन है, इसको बुलाया जाए। और इसको बुलाया जाए तो भाई ये तो बहुत महान है, ये तो हमें ही मार रहा है। तो इसके साथ जब वो लगातार उनमें हस्तक्षेप कर रहा था तो फिर इनकी मुलाकात एक दिन होती है अफजल खान से। 6.5 फीट का सूबेदार हुआ करता था अफजल खान, कोई आम आदमी नहीं था। ठीक है, इससे लेकिन छत्रपति शिवाजी के साथ षड्यंत्र करना मुश्किल था। ये छत्रपति शिवाजी को बुलाता जरूर और मारने के लिए उनको गले लगाने की कोशिश करता और उन पर धारदार खंजर से वार करता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी अपनी हथेलियों में बाघ नख पहने हुए थे और वो बाघ नख से ये अफजल खान को बीचों बीच चीर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अफजल खान की नीति को जानते थे। उनके अधिकारियों ने उनको पहले ही सूचित कर दिया था कि अफजल खान जो है वो बहुत घटिया किस्म का व्यक्ति है और गद्दार है, वो धोखा जरूर करेगा, लेकिन आप सचेत रहना। और इसी सचेतता के साथ उन्होंने आगे बढ़ना आरंभ किया और बाघ नख पहन के गए थे। बाघ नख एक बाघ के नाखून जैसा हथियार होता था जो उंगलियों में पहना जाता था और मुट्ठी बंद करके यूं रखा जाता था, और जैसे ही मुट्ठी खुलती थी बाघ नख उंगलियों के साथ एक्टिव होता था और उससे चीर दिया था अफजल खान को। तो देखिए क्या हुआ कि महाराज शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात होती है। कब होती है, कैसे होती है? तो आदिल शाह क्या कहता है? आदिल शाह ने महाराज शिवाजी की
बढ़ती हुई शक्ति के क्रम में अफजल खान नामक सूबेदार, जो कि बीजापुर का सूबेदार था, उसको महाराज शिवाजी के पास संधि के लिए बीजापुर की ओर से आदिल शाह के द्वारा भेजा गया। परंतु वास्तव में वह छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या की चाह से उनके पास मिलने के लिए आया था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने उसको भेजा सूबेदार को कि जा और छत्रपति से मिल के आ और संधि करके आ। लेकिन अफजल खान छत्रपति की हत्या करना चाहता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी को मारना इतना आसान काम नहीं था। ये जो सामने तस्वीर देख रहे हो ना, ये अफजल खान की तस्वीर है। और ये देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज उसको बाग नख से चीरते हुए, ये खंजर था, ये धोखे से वार कर रहा था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज स्टील कवच पहन के गए थे। इतना थोड़ी ना चले जाते ऐसे, ये खंजर हाथ से छूट जाता है जब उसको बीच से चीर देता है अफजल खान को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी हम देखते हैं। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात प्रतापगढ़ में हुई। कब? 10 नवंबर 1659 को। 10 नवंबर 1659 को इनकी मुलाकात होती है। कहां पे होती है? तो इस समय पे मुलाकात होती है, और कहां होती है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में होती है। अफजल खान की हत्या कर देंगे या छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान के इरादों को पहचान लिया था और उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए अपनी पूरी तैयारी भी कर ली थी। अब शिवाजी ने अपनी सेना को जंगलों में छुपने का आदेश दे दिया। ये सेना के साथ गए और उनको जंगलों में छुपने के लिए बोल दिया। इसके साथ बाघ नख हथियार, जो बाघ के नाखूनों जितना तेज होता है, वह हथियार अपने साथ छुपा के ले गए थे। ठीक है, और खुद भी एक स्टील कवच पहनकर अफजल खां से मिलने गए थे। स्टील कवच पहन के वो बाघ नख हथियार लेकर के मिलने गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और सेना को जंगलों में छुपने के आदेश दे दिए थे, ताकि अफजल खान कोई चतुराई करे तो हम उसको निपटा दे वहीं पे। लेकिन निपटाया भी। कैसे निपटाया? तो देखिए, निपटाने का काम किया। अफजल खान ने अपनी योजना के अनुसार धोखे से शिवाजी महाराज के ऊपर खंजर से प्रहार कर दिया। खंजर से प्रहार किया, परंतु स्टील का कवच होने के कारण उस खंजर का शिवाजी महाराज पर कोई असर नहीं हुआ। तब शिवाजी महाराज ने 1659 में अफजल खान की हत्या कर दी। उन्होंने अफजल खान को निपटा दिया बागनक से। उसी समय प्रतापगढ़ का युद्ध होता है और मराठा सेना द्वारा बीजापुर के लगभग 3000 सैनिकों को मार दिया जाता है। इसके साथ प्रतापगढ़ के किले पर भी अधिकार कर लिया जाता है। मराठाओं ने बीजापुर के 3000 सैनिकों को निपटा दिया और प्रतापगढ़ के किले पर भी अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1659 में। जैसे अफजल खान को मारता है तो ये अधिकार कर लेता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद औरंगजेब के कानों तक खबर जाती है और औरंगजेब 1660 में अपने एक व्यक्ति को भेजता है, शाइस्ता खां को। किसको भेजता है? शाइस्ता खां को। दक्षिण में मराठा क्षेत्र में भेजा, ताकि वीर शिवाजी महाराज के प्रभाव और शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सके। शाइस्ता खां अकेला नहीं आया। शाइस्ता खां 1.5 लाख की सेना, 1,50,000 की सेना के साथ दक्षिण में आता है। लेकिन शाइस्ता खां भी पीठ दिखा करके भाग जाएगा। शाइस्ता खां भी पीठ दिखा करके भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा? देखते हैं। शाइस्ता खां ने कैसे पीठ दिखाई, तो ध्यान से देखना। तब शाइस्ता खां ने पुणे क्षेत्र में शिवाजी महाराज के कुछ किलों पर अभियान करना शुरू किया और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। शाइस्ता खां ने इनके किलों को जीतना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इनके किलों पर अधिकार में ले लिया था कुछ। इसके साथ साथ उसने शिवाजी महाराज के लाल महल को भी अपने कब्जे में ले लिया। शिवाजी महाराज का एक लाल महल होता था, उसे अपने कब्जे में ले लेता है। 1663 में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां से निपटने के लिए अपनी रणनीति बनाई और वो बहुत कम संख्या का एक समूह बनाकर शाइस्ता खां के किले में अंदर चुपके दाखिल हुए और उसे बहुत जख्मी कर दिया था। वो शाइस्ता खां के किले में चुपचाप जाते हैं और जाकर के चोरी छुपे से जाकर के शाइस्ता खां को इतना घायल कर देते हैं कि वो जख्मी हो जाता है। और जख्मी होने के बाद शाइस्ता खां जैसे तैसे वहां से भाग निकलता है और भागने के बाद वो औरंगजेब के पास पहुंच जाता है। अब औरंगजेब क्या करता है? तो देखिए,
औरंगजेब ने अपने सेनापति के साथ क्या किया, तो जिसके बाद शाइस्ता खां वहां से अवसर पाकर औरंगजेब के पास भाग गया और औरंगजेब भी शाइस्ता खां को उसके डरपोक और खराब युद्ध नीति के कारण दंडित करता है। औरंगजेब कहता है कि तू डर गया, तू मेरा सेनापति होकर के डर गया, अरे जिसने पूरे भारत पे कब्जा कर रखा उस औरंगजेब का सेनापति होकर के तू डर गया। उसको दंड दे दिया, दंडित किया उसको। फिर 1664 में 1664 में मुगलों के अंतर्गत आने वाले धनवान क्षेत्र सूरत पर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अभियान किया गया था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूट लिया 1664 में, ठीक, और 1664 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा। यहां से लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए, 1 CR 1 करोड़ रुपए छत्रपति महाराज लूट करके लाए, ठीक। 5 जनवरी 1664 को अगले 4-5 दिनों तक मराठाओं ने सूरत से बहुत सारा धन लूटा। 4-5 दिन तक लूटा, एक आध दिन भी नहीं, 4-5 दिन। वहां की जनता को इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ वहां से धन लूटा, क्योंकि ये जानते थे कि मुगलों को ऐसे नहीं हराया जा सकता। यदि मुगलों को हराना है तो उनको इकोनॉमिकली कमजोर करना। अगर यदि आप किसी को हराना चाहते हो तो उसे आर्थिक रूप से तोड़ दो, और आर्थिक रूप से टूटा हुआ इंसान जब उसके पास धन व्यय नहीं होगा, धन खर्चने के लिए नहीं होगा, धन की कमी आ जाएगी, तो वो अपने आप टूट जाएगा और टूट के हार स्वीकार कर लेगा। इसी के चलते औरंगजेब उनके साथ पुरंदर की संधि का प्रस्ताव रखता है। अब औरंगजेब द्वारा किसे भेजा जाता है, तो औरंगजेब राजपूत राजा जयसिंह को 1665 में, भाई उन्होंने देख लिया कि भाई इसने तो लूट लिया हमें, हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या किया उन्होंने, एक संधि करने के लिए भेजा छत्रपति शिवाजी महाराज के पास। किसको, जयसिंह को। अब साथ संघर्ष करने के लिए भेजा गया था, अब लड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां हो गई संधि। कैसे संधि हुई, तो ये व्यक्ति जो नजर आ रहा है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ संधि कर रहा है, ये जयसिंह है, बाएं जयसिंह है और दाएं छत्रपति शिवाजी महाराज। अब इसके तहत क्या हुआ, संघर्ष के चलते इन्होंने आपस में संधि कर ली। जून 1665 में, जून 1665 में पुरंदर की संधि हो जाती है। अब इस संधि के तहत कुछ शर्तें रखी गई थी। इस संधि के तहत क्या हुआ था, कुछ शर्तें रखी गई थी, और वो शर्तें क्या थी, तो शर्तें इस प्रकार से थी। पुरंदर की संधि की शर्तें, इस संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने किले मुगलों को देने पड़ते हैं। औरंगजेब की एक तरह से प्रतीकात्मक जीत होती है। इस युद्ध में वो जीता नहीं औरंगजेब, लेकिन प्रतीकात्मक जीत होती है, क्योंकि उन्होंने संधि कर ली और संधि के बाद कुछ किले उनको दे दिए। कितने किले दिए, शिवाजी महाराज को औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि भारी भरकम संख्या में उसके पास सेना थी। 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिए। भाई 35 किले लूटे थे, जिसमें से 23 किले उनको दे दिए। इस संधि के तहत शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र संभाजी को औरंगजेब के दरबार में 5000 मनसब दिया गया। औरंगजेब ने 5000 सेनापति सैनिक देकर के भाई संभाजी को विदा किया, भाई 5000 सैनिक ले जा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ धोखा करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ धोखा करेगा कैसे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ धोखा इस प्रकार से होगा, जब पुरंदर की संधि होती है तो इस संधि के तहत क्या किया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज 1666 में आगरा औरंगजेब के दरबार में गए थे। किसके कहने पे, जयसिंह के कहने पे। और वहां औरंगजेब द्वारा शिवाजी महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। अच्छा व्यवहार नहीं हुआ तो क्या हुआ, और शिवाजी महाराज ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद औरंगजेब ने इन्हें कैद कर दिया और जयपुर महल में भेज दिया। औरंगजेब ने इनको जेल में डाल दिया। लेकिन वहां से भागने में जयसिंह के बेटे ने मदद करी और वहां से ये भागने में कामयाब हुए। तो देखिए कैसे ये वहां से दौड़े, तो किस प्रकार से दौड़ेंगे, तो शिवाजी महाराज ने अपने आप को कैद से छुड़ाने का प्रयास किया और वो कैद से भागने में सफल हो गए। कैद से भाग निकलने के बाद उन्होंने फिर से मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और एक बार फिर से मुगलों के नियंत्रण क्षेत्र में आने वाले सूरत पर अभियान किया। और यह अभियान छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1670 में किया। 2 बार लूटा, 1664 में, और उस लूट के बाद संधि कर ली।
पुरंदर की संधि। उस संधि के बाद वो औरंगजेब से मिलने जाता है, औरंगजेब उसको गिरफ्तार कर लेता है। देखिए 35 में से 23 किले देने के बाद भी उसने धोखा कर दिया। जैसे ही धोखा करता है तो वो कैद से निकलता है और निकलते ही फिर लूटता है मुगलों को कि भाई तूने हमारे साथ धोखा कर दिया, फिर लूट लिया 1670 में। और 1670 में ही कोंढाणा का किला 4 फरवरी, बात कब की है, 4 फरवरी 1670 की, 1670 में इन्होंने कोंढाणा के किले को जीत लिया। और कोंढाणा के किले को जब जीतता है तो तानाजी इनका नेतृत्व कर रहा होता है। बहुत बड़े सेनापति थे, एक हाथ कट गया था, फिर भी कोंढाणा के किले को जीत करके आए तानाजी। उसी दिन उनके बेटे का विवाह था, फिर भी वो जीत करके आए। उस पर एक फिल्म बनी है तानाजी, कभी समय लगे तो तानाजी जरूर देखना, मौका मिले तो जरूर देखना। तानाजी में बहुत कुछ दिखाया गया है। 1670 में कोंढाणा के किले को जीता था, ठीक है। पहले भी इन्होंने 1647 में कोंढाणा जीता था, लेकिन वो कोंढाणा जो था वो बाद में मुगलों के अधीन चला जाता है और फिर ये दोबारा अपने किले को जीतते हैं। शिवाजी का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था। कैसे हुआ था 2 बार, वो देखते हैं। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो 2 बार राज्य अभिषेक करवाते हैं। 6 जून 1674 को, 6 जून 1674 को इनका राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक काशी के ब्राह्मण विश्वेश्वर भट्ट, एक काशी के ब्राह्मण थे विश्वेश्वर भट्ट, जिनको गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया। पहली बार इनका राज्याभिषेक वैदिक विधि विधान से हुआ, दूसरी बार तांत्रिक विधि विधान से होगा। इनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है। 11 दिन बाद इनकी माताजी का निधन हो जाता है, जीजाबाई का निधन हो जाता है। और उसके निधन के बाद 24 सितंबर 1674 को, 1674 को शिवाजी ने अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया तांत्रिक विधि विधान से। यह निश्चलपुरी गोसाई ने करवाया। पहला गंगा भट्ट ने करवाया, दूसरा निश्चलपुरी गोसाई ने तांत्रिक विधि विधान से। पहला वैदिक विधि विधान से हुआ, ठीक है। शिवाजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया, रायगढ़ को। इसने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो इन्होंने बहुत सारे आक्रमण भी किए। रायगढ़ से इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, तभी लोग इनको छत्रपति के नाम से जानते हैं। खान देश का अभियान चलाया, बीजापुर का अभियान चलाया, कारवार का अभियान चलाया, कोल्हापुर का अभियान चलाया। इसके बाद विजय प्राप्त हुई। इन सभी को इसने जीत लिया था और दक्कन के क्षेत्रों में रह रहे हिंदुओं से बाहर से आई इस्लामिक शक्तियों के खिलाफ भी खड़े होने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने दक्षिण के हिंदुओं से कहा कि जो बाहर से इस्लामिक शक्तियां आ रही है उनको भगाओ, उनके खिलाफ खड़े हो। 1677 में हैदराबाद गए और उस समय वहां शासन कर रही कुतुबशाही सत्ता से भी संधि की। वहां शासन कर रही थी कुतुबशाही सत्ता, उस कुतुबशाही से इन्होंने संधि कर ली 1677 में। ये चीजें आपको याद रखनी है। और इस प्रकार ये जीतते चले गए और मराठा साम्राज्य को एक चरम पर पहुंचा दिया। लगभग लगभग दक्षिण क्षेत्र से उत्तर तक मराठा साम्राज्य को लेकर के आए थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। इसके बाद 1678 में शिवाजी महाराज द्वारा उनका अंतिम अभियान करा कर्नाटक के विरुद्ध करा जाता है। एक जगह है करा, उसमें वो कहां पड़ती है, कर्नाटक में। उसके विरुद्ध इन्होंने 1678 में आखिरी बार अटैक किया था और वहां उन्होंने जिंजी के किले पर विजय प्राप्त की। कर्नाटक के करा में कौन सा किला जीता, जिंजी का। जिंजी का किला जीतते ही अपने अधिकार में ले लिया और 3 अप्रैल 1680 को, 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो जाता है। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कुछ प्रशासन व्यवस्थाएं इसके समय में क्या रही। तो इनके समय में जो प्रशासन व्यवस्थाएं रही, तो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था क्या थी, तो शिवाजी के पास 8 मंत्री होते थे, जिसे अष्ट मंत्रिमंडल या अष्ट प्रधान कहा जाता था। पूछा गया है शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता, अष्ट प्रधान। पहला क्या था, पेशवा, संपूर्ण राज्य की शासन देखभाल करना। पेशवा एक प्रकार से प्रधानमंत्री होता था।
अमात्य अर्थ शास्त्री होता था, अर्थ मंत्री होता था, ठीक है, जो खर्च और कमाई का लेखा जोखा रखता था। सुमंत फॉरेन मिनिस्टर होता था, विदेश मंत्री होता था। चिटनिस पत्राचार विभाग होता था, एक रिपोर्टर होता था, रिपोर्टर अधिकारी होता था, न्यूज चैनल का मालिक होता था, ठीक है। फिर सेनापति या सरीये नौबत सेना का प्रधान होता था। न्यायाधीश नाम से पता चल रहा है कोर्ट का मालिक होता था, सुप्रीम कोर्ट का मालिक होता था। पंडित राव मुख्य सलाहकार, मेन एडवाइजर होता था और धार्मिक कार्य देखता था, ठीक। वकाय नवीस एक एजेंट होता था, अपने टाइम का रो एजेंट वकाय नवीस नाम से जाना जाता था। वकाय नवीस एक विभाग है जो गुप्त चर और सूचना विभाग है, ठीक है। उस प्रकार से आगे चलते हैं। अष्ट प्रधान हमने देखा। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज में तीन महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। इनकी सेना तीन महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पग्गा एक सेना थी, पग्गा। पग्गा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक, पग्गा घुड़सवार सैनिक होते थे। सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, सिलहदार में जब जरूरत होती थी तो उनको घोड़े दे दिए जाते थे, नहीं जरूरत होती थी वो पैदल चलते थे। फिर होती थी इन्फेंट्री, पैदल सेना। पैदल सेना छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास पैदल सेना भी होती थी। एक बात बता देता हूं, नेवी आपने नाम सुना, आज भी आप नेवी का नाम सुनते हो, नौसेना। सबसे पहले नौसेना खड़ी करने वाला व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज था और इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेवी। ध्यान से देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी महाराज का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कोलाबा में स्थापित हुआ। इन्होंने कोलाबा में सबसे पहले नौसेना बनाई थी। नौसेना इन्होंने कहां बनाई? कोलाबा में बनाई सबसे पहले। और छत्रपति शिवाजी महाराज को नौसेना का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है, फादर कहा जाता है। और नौसेना पर छत्रपति शिवाजी महाराज का लोगो भी दिखाई देगा आपको। इनके टाइम पे लैंड रिवेन्यू सिस्टम, लैंड रिवेन्यू अरेंजमेंट क्या था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो 33% से लेकर 40% तक कर लेते थे। क्या लेते थे? कर लेते थे। और दो प्रमुख कर लेते थे, एक तो सरदेशमुखी कर था और दूसरा था चौथ कर। चौथ कर और सरदेशमुखी कर। चौथ कर क्या होता था और सरदेशमुखी कर? सरदेशमुखी कर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा उनके अधिकार क्षेत्रों से लिया जाता था और इसमें राजस्व का 1/10 भाग के रूप में प्रजा से लिया जाता था। ये वो कर था जिन क्षेत्रों पर इनका अधिकार था और उनसे 1/10 भाग के रूप में प्रजा से कर लिया जाता था। भाई तुम 1/10 कर दोगे किसी भी चीज का, चाहे उपज का हो चाहे किसी भी प्रकार से हो, उसका 1/10 कर लिया जाता था छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। अब चौथ कर एक होता था, चौथ कर। चौथ कर क्या था? छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा उनके राज्य के आसपास के क्षेत्रों से लिया जाता था। जहां पर शिवाजी महाराज का अधिकार नहीं था उन क्षेत्रों से यह कर इसलिए लिया जाता था क्योंकि शिवाजी महाराज द्वारा उन क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं किया जाएगा और इसके साथ उन क्षेत्रों को शिवाजी महाराज द्वारा सहायता भी दी जाएगी। इस चौथ कर में राजस्व का भाग कर के रूप में लिया जाता था। मेरे प्यारे मित्रगणों, मैं आपको बता देता हूं, ये ऐसे राज्यों से टैक्स लिया जाता था जिन पे छत्रपति का अधिकार नहीं था, लेकिन वो उनसे टैक्स इसलिए लेते थे कि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, टैक्स नहीं दोगे तो अटैक करेंगे। और ये राजस्व के रूप में लिया जाता था, राजस्व कर के रूप में लिया जाता था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। राजस्व कर के रूप में लिया जाता था चौथ टैक्स, चौथ कर। और ऐसे राज्यों से जिन पे उनका अधिकार नहीं था, बस उनकी सुरक्षा के लिए कि भाई हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे, बदले में आपकी मदद भी करेंगे अगर अटैक होता है किसी दूसरे से, लेकिन आप हमें कर नहीं दोगे तो हम अटैक करेंगे ही करेंगे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ अन्य फैक्ट्स हैं, उन अन्य फैक्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, जो हमारे शिवाजी महाराज हुए हैं एक सहिष्णु शासक थे, इस्लाम धर्म का भी आदर करते थे और उसके साथ उनकी सेना भी
मुस्लिम सिपाही थे, उनकी सेना में भी मुस्लिम सिपाही थे, वो इस्लाम का भी आदर करते थे। इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी महाराज को डाकू प्रशासन के नाम से संबोधित किया है, क्योंकि शिवाजी महाराज अपने युद्धों में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग करते थे और शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा औरंगजेब ने कहा है। इतिहासकार स्मिथ ने उनको डाकू प्रशासन कहा, क्योंकि गोरिल्ला युद्ध ऐसा है जो चोरी छुपे वार करना, वो नीति अपनाते थे, इसलिए उनको डाकू प्रशासन का। और औरंगजेब ने पहाड़ी चूहा का, क्योंकि वो दीवारों पर एक जानवर होता है घो जिसको बोला जाता है, एक सांप की मॉनिटर लिजार्ड जिसे हम कह सकते हैं, उसका यूज करते थे, दीवारों पर चिपका करके चढ़ते थे। तो औरंगजेब ने उनको पहाड़ी चूहे की संज्ञा दी है। शिवाजी महाराज द्वारा एक बहुत बड़ी नौसेना का निर्माण किया गया था, इसके कारण फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, ये मैं बता चुका हूं आपको पहले। इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रगणों, ये थे मराठा साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इनके उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन इनके उत्तराधिकारी आएंगे और कैसे पेशवाओं का काल आएगा। तो ये क्लास आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास को देख सकें और सीख सकें और आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। प्लस मैं आपको बता देता हूं, एनटीपीसी के एग्जाम शुरू हो के फॉर्म निकल चुके हैं। एनटीपीसी के फॉर्म भर दीजिएगा, और एनटीपीसी के फॉर्म 14 सितंबर से भरने आरंभ हो गए हैं, उनके फॉर्म भर दो। मैं लगभग जीएस का पोर्शन आपको कवर करवाऊंगा और एनटीपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर भी आपके सामने ले आऊंगा। तो मेरे प्यारे मित्रगणों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ाया जाएगा और पेशवाओं का काल पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।